चलिए तो अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वो चैप्टर में सिर्फ शेयर कैपिटल पे बात नहीं हुई है, उसमें और भी टॉपिक्स हैं, दैट इज डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, ये सब पे बात हो रही है। तो हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिबेंचर अकाउंटिंग। आप लोगों ने आई थिंक 12th के सिलेबस में थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ा होगा, बट मैं एंट्रीज आपको सारी डिटेल में समझा रहा हूँ, तो हम उस चीज पे नहीं जा रहे कि अपन ने कितना पढ़ा हुआ है। तो डिबेंचर्स के बारे में कुछ मीनिंग आपको पता है, एटलीस्ट मीनिंग समझा सकते हैं? डिबेंचर होते क्या है? पब्लिक फंड, पब्लिक से कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है फंड इकट्ठा करने। करेक्ट, ठीक है। और वापस लायबल होता है, बोरोड फंड है, वापस रीपे करने की लायबिलिटी होती है। नेसेसरी नहीं है कि वो रीपे होगा लिक्विडेशन में, डिबेंचर्स को पहले प्रायोरिटी। करेक्ट, ठीक है। और कुछ किसी को इसके बारे में ऐड करना, एनीथिंग अबाउट डिबेंचर्स? किसको, मतलब कंपनी को या डिबेंचर होल्डर को? कंपनी को रिस्क ज्यादा होगा, किस तरीके से, मतलब इन वन सेंस? हाँ, वो रीपेमेंट का प्रेशर जो है उस हिसाब से वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। और कुछ आपको किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना? हो सकता, शेयर्स नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स पे करना पड़ता है। और शेयर्स पे क्या रहता है? जितना शेयर मतलब प्रॉफिट होगा उस हिसाब से, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, वैसा है, ठीक है। और कोई पॉइंट आप लोगों को कुछ ऐड करना डिबेंचर्स के बारे में? हाँ, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है कि भाई कंपनी ने आपसे पैसा बोरो किया है। तो सही है, जितने आपने पॉइंट्स बोले डिबेंचर्स के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो मेनली बात ये है कि डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक सर्टिफिकेट हो गया। कंपनी को जब पैसा रेज करना होता है तो उनके पास दो सोर्सेज हैं, या तो वो लोगों से उधार ले ले, या फिर उनको अपने बिजनेस में हिस्सेदारी, ओनरशिप या स्टेक दे दे, वैसा है। जब आप स्टेक देने की बात करते हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आप सामने ऑफर करते हो उसको हम शेयर सर्टिफिकेट, इक्विटी या प्रेफरेंस वैसे बोलते हैं। और ये जब मुझे अगर ओनरशिप नहीं देनी, कंट्रोल नहीं देना बिजनेस में, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे पैसा उधार ले सकता हूँ। मैं बोला भाई आप मुझे पैसा उधार दे दो, कुछ टाइम के बाद मैं लौटा दूंगा। जब तक मैं आपके पैसे यूज कर रहा हूँ तब तक आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब इंटरेस्ट जो है वो एक फिक्स्ड लायबिलिटी होगी, परसेंटेज फिक्स हो गया, 8%, 9%, 10%, 12% जो भी है, ये फिक्स रहेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स वाले केस में डिविडेंड जो पे करना होता है उसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। डिविडेंड देना भी या नहीं देना है वो भी कंपनी का कॉल है, नहीं भी दे तो चलेगा। लेकिन डिबेंचर वाले केस में जो इंटरेस्ट है वो आपको रेगुलर इंटरवल पे फिक्स परसेंटेज पे करना ही पड़ता है। इन प्रैक्टिस नॉर्मली कंपनीज जो डिबेंचर इंटरेस्ट पे करती है वो हाफ ईयरली होता है, 6-6 महीने में होता है, बट नॉट नेसेसरी। क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें जो भी डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी को उधार दे रहा है, उसका कंपनी में कोई ओनरशिप राइट नहीं है, और उसके बदले कंपनी उसको एक सर्टिफिकेट लिख के देती है कि सर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने आपसे उधार पैसा लिया है, और जब तक हम पैसा लौटा नहीं देते तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा। अच्छा, डिबेंचर्स की कोई लाइफ या ड्यूरेशन फिक्स्ड है या अनलिमिटेड ईयर्स के लिए? 10 ईयर्स। हाँ करेक्ट, ठीक है। 10 to 30 ईयर्स तक की रेंज है, मतलब 10 साल तक के लिए तो आप डिबेंचर इशू कर ही सकते हो। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज होती है उनको 30 ईयर्स तक का टाइम दिया गया है। अब उसकी भी एक कंडीशन है, रीजन है कि ऐसा क्यों है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको बनने में ही 8-10 साल लग जाते हैं। तो जैसे ब्रिजेस है, डैम्स है, मेट्रो है, हाईवेज है, इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, पोर्ट्स हैं, तो इनका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 7 साल, 8 साल, 10 साल तक लग जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पैसा उधार लेके एक पोर्ट डेवलप कर रहा हूँ जिसको डेवलप होने में 8 साल लगेंगे, और कंडीशन ये है कि 10 साल में मुझे आपके पैसे लौटाने हैं, तो मैं इतनी जल्दी पैसे लाऊंगा कहाँ से? 8 साल तक तो सिर्फ खर्चा ही किए जा रहा हूँ। उसके बाद उस पोर्ट से जब कमाई शुरू होगी, कोई सरप्लस क्रिएट होगा, तो मैं आपका फंड रिटर्न करूंगा। तो वहां पे रिक्वायर्ड होता है कि टाइम ज्यादा दिया जाए। तो नॉर्मली जैसे 20 ईयर्स तक का भी टाइम होता है, और फिर उसके ऊपर भी जाना है 30 ईयर्स तक, तो भी पॉसिबल है। हाँ, उसमें कंडीशंस होती है कि कैसे वो पैसा आपको रिटर्न करना है, बट मोर और लेस आप 30 ईयर्स तक के लिए इस चीज को एग्जिस्टेंस में रख सकते हो, वैसा है। तो डिबेंचर्स जो है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है, इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम के लिए होते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी के 50 साल पुराने शेयर्स पड़े हैं तो भी आप उसको ओन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये सब चीजें हमने देखी हुई है। अब डिबेंचर्स जो परचेज कर रहा है वो उसका रिस्क कितना है? डिबेंचर होल्डर जो कंपनी को उधार दे रहा है उसका रिस्क ज्यादा है, कम है? क्या उसके रिस्क को सिक्योर करने के लिए उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव है?
सिक्योर्ड डिबेंचर्स वर्सेस अनसिक्योर्ड डिबेंचर ऐसा होता है। अनसिक्योर्ड वाले केस में हमने देखा है कि वहां पे कंपनी कोई गारंटी नहीं दे रही, अगर पैसा नहीं चुका पाए, लॉस हो गया, तो फिर डिबेंचर होल्डर का लॉस है। सिक्योर्ड डिबेंचर में कंपनी क्या करती है, आपको सिक्योरिटी देने के लिए कैसे आपको फील कराती है कि और सिक्योर्ड, पता ही है कि आपको मिलने जाए। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, पैसे मिल जाएंगे, आप लोग मान लोगे? अग्रीमेंट में मैंने लिख दिया कि आप टेंशन मत लो, पैसे मिल जाएंगे, डरो मत, मेरे पे भरोसा रखो, मान लोगे? ये गारंटी है? सामने वाला लीगल एक्शंस ये सब परमिट देते हैं। ठीक है, अब अगर मेरी कंपनी का बिजनेस ही पूरा जीरो हो चुका है और कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे, तो मेरे अश्योरेंस या आपके लीगल फाइट करने से क्या होगा, पैसा मिल जाएगा? टेंजिबल रिकवरी कैसे होगी? कोलेटरल सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योर्ड में कोलेटरल सिक्योरिटी इज द मेन पॉइंट। मैं वर्बली कितना भी आपको बोल रहा है, क्यों टेंशन लेते हो, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अरे भाई टेंशन तो होगी। आप सबने टोटल मुझे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो कोई कंपनी को 10 लाख उधार दिया और मैंने बोल दिया अरे टेंशन मत लो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड तो ये होगा कि कंपनी का बिजनेस ही बैठ गया और लॉस हो गया, तो मेरे पैसे ये लोग लाएंगे कहाँ से? भले इनकी नीयत नहीं होगी चोरी करने की, लेकिन पैसा नहीं आया वापस तो मैं वसूल कैसे करूंगा? तो कोलेटरल के नाम पे कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा। तो कंपनी अपने बिजनेस असेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करती है आप सबके फेवर में। जैसे ये मेरी प्रीमाइसिस है, तो भाई इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए। अब मैं उसके सामने अगर आप सबसे 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करवा रहा हूँ, तो मैं इस प्रीमाइसिस के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर सकता हूँ कि कल को अगर मैं आपका पैसा नहीं दे पाया, तो आप ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल कर लेना और आप सबका जो भी उधार है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस इज सिक्योर्ड। नाउ यू नो कि हाँ कुछ भी हुआ ना तो हम इनकी ऑफिस बिल्डिंग बेच के पैसा रिकवर करेंगे। तो वो सिक्योरिटी आपको टेंशन नहीं देती कि यार पैसा वापस नहीं आया तो क्या होगा। अदरवाइज तो क्या है, कितने साल तक वो पैसा मैं यूज करता रहूंगा और आप तब तक टेंशन में रहोगे, यार पैसे वापस तो आ जाएंगे ना। देने के बाद अगले दिन आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि कंपनी को नुकसान हो गया तो, कहीं हमारे पैसे डूब गए तो यूजुअली सिक्योर डिवेंचर्स भी मार्केट में इशू होते हैं और अनसिक्योर डिवेंचर्स भी मार्केट में इशू होते हैं। दोनों कैटेगरी होती है, दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है, ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरा, ये जो डिवेंचर्स हैं या डेट सिक्योरिटीज है, कितनी बार कन्वर्ट भी हो जाती है। कन्वर्ट इन द सेंस फ्रॉम डेट टू इक्विटी, ऐसा भी होता है। उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल वो है जिसमें आपको कंपलसरी पैसा ही वापस मिलेगा कुछ साल के बाद, और कन्वर्टेबल वाले वो हैं जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप पैसा वापस नहीं लेना चाहते हो, उतनी वैल्यू के शेयर ले लो। तो शेयर की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से क्वांटिटी तो अपन काउंट कर लेंगे, बट आप कंपनी के लॉन्ग टर्म में मालिक बन सकते हो या इन्वेस्टर बन सकते हो, और आपका डेट जो है वो इक्विटी में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल भी एक कैटेगरी होती है, ये रहता है। अब अगर बात करें हम इनकम टैक्स या पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पॉइंट भी मैं साथ में कवर कर देता हूँ। जब भी कोई कंपनी उधार लेती है तो उधारी के ऊपर ब्याज तो देना ही पड़ता है। वो ब्याज कंपनी का एक बिजनेस एक्सपेंस होता है। बिजनेस एक्सपेंस इन द सेंस कि वो पीएनएल में आप डेबिट कर सकते हो, उससे आपका नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है और उस नेट प्रॉफिट के रिडक्शन की वजह से आपका टैक्स सेविंग होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ फाइनेंशियल कॉस्ट विच रिजल्ट्स इन टैक्स सेविंग्स। ये आपको इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है, बिकॉज आगे जाके अभी एग्जीक्यूटिव में अपन जब टैक्स लॉ पढ़ेंगे या फिर अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये एस्पेक्ट वहां पे डिस्कस होने वाला है। और ये सेम चैप्टर डिबेंचर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट आपका एग्जीक्यूटिव में भी रिपीट है। जो शेयर कैपिटल पढ़ा है वो भी रिपीट है, तो ये पूरा चैप्टर वापस आएगा। और एग्जीक्यूटिव में भी कम से कम 15 मार्क्स का पूछते हैं पेपर में, ये 2 चैप्टर मिला के, शेयर कैपिटल डिबेंचर। तो वेटेज अच्छा खासा है, जो अभी पढ़ रहे हो आगे के लिए भी आपका वैलिड रहने वाला है। इक्विटी पे बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, हम जो प्रॉफिट गिनते हैं उसमें से पहले सरकार हमसे टैक्स लेती है, जो बचता है वो मेंबर्स में बटता है। अब ऐसा है कि आप सब लोग जो है कंपनी के लिए डिवेंचर होल्डर्स हो, आउटसाइडर्स हो, और आप सब लोग कंपनी के मालिक हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो पहले पैसा किसका चुकाया जाता है, आउटसाइडर्स का, या मालिक आपस में बांट लेते हैं? पहले आउटसाइडर्स का पैसा चुकाएंगे। तो आप सबका ब्याज में पहले चुकाऊंगा, फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से सरकार मुझसे टैक्स मांगेगी, फिर जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स उसमें से हम अपना हिस्सा निकालेंगे कि चलो सबका दे दिया भाई, ब्याज चुका दिया, इनकम टैक्स भर दिया, अब जो बचा है नहीं अपन सब ओनर्स का है, इसमें से थोड़ा थोड़ा घर ले जाते हैं। अब जो घर लेके जाओगे वो क्या है, डिविडेंड। और जो बाकी का आपने छोड़ दिया सारा तो लेके नहीं जाते, जो बचता है कंपनी में उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो वो अर्निंग्स कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, आगे बिजनेस के लिए यूटिलाइज करती है, ये कंडीशंस होती है। हाँ, री इन्वेस्ट करती है, उस पर वापस से प्रॉफिट होता है, तो वो प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट या री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। तो ये सारी बातें जो है डिबेंचर्स के बारे में वो आपको ध्यान रखनी है कि डिबेंचर्स का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अब जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ट्रस्टेड होती है, तो वो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो लोग ट्रस्ट करते हैं।
नई कंपनी है, गुडविल नहीं है, तो लोग में भी पैसा देने से पहले सोचे। तो ये सब रिस्क प्रोफाइल वाला पार्ट होता है जो देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज पैसा डूब गया और अनसिक्योर्ड में लगा दिया तो पेपर पे कुछ भी लिख के दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सिक्योरिटी होगी तो अच्छा रहेगा। ये बात क्लियर है, समझ आ रहा है? सिक्योरिटी की वैल्यू जीरो होने के चांसेस वैसे प्रैक्टिकली कम है, क्योंकि अगर ऐसी कोई टेंजिबल एसेट है तो टेंजिबल एसेट की प्रैक्टिकली वैल्यू जीरो तो नहीं हो पाएगी। हाँ, वो प्रॉब्लम है। फिर उसका इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉपर्टी में आग लग गई, फायर इंश्योरेंस होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर पंगा है। सर ऐसा हो सकता है जैसे कि एक कंपनी बहुत सारे लोगों से इन्वेस्ट ले, तो बहुत सारे लोग तो सिक्योरिटी मांग सिक्योरिटी मांगेंगे। अगर उतनी कंपनी के पास नहीं है सिक्योरिटी तो फिर वो तो डेट नहीं ले सकते। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था जो आप पूछ रहे हो। देखो, अगर प्रॉपर्टी है, मैं बोल रहा वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टेंजिबल प्रॉपर्टी की वैल्यू टोटली जीरो हो जाएगी, मुश्किल है। अब वो फायर वाला इंसिडेंट है तो पॉसिबल है। और फायर वाले में तो ये है कि भाई फिर इसका इंश्योरेंस होना चाहिए। हाँ, बिजनेस इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस, इन्वेंट्री इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस यूजुअली होता है। नहीं है तो पंगा हो भी सकता है। तो सिक्योर्ड का मतलब 100% गारंटी ही है। वैसी गारंटी तो एक्चुअली दुनिया में कहीं नहीं होती। 1% चांस तो कहीं भी रहेगा। तो जो आपने सिचुएशन बताई उसमें 1% चांस हो भी सकता है। सेकेंडली, अब आप बोल रहे हो कि सर इतने सारे डिवेंचर होल्डर्स होंगे, सबको थोड़ी सिक्योरिटी दे पाएंगे। तो बात सही है, एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट है कि प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट का अपना प्रोविजन है, उसमें लॉ में ऐसा लिखा है कि अगर एक कंपनी 500 से ज्यादा डिवेंचर होल्डर्स को या 500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को डिवेंचर ऑफर कर रही है तो कंपनी को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ट्रस्टी का मतलब एक इंटरमीडिएट जो ये सारा हिसाब किताब संभालेगा। देखो, आप लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हो, किसी ने मेरी कंपनी के 1 लाख के डिवेंचर खरीदे, किसी ने 2 लाख के, किसी ने 50,000 के, और आप सब तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, ठीक है। अब जो भी आ रहा है ना, मैं सबको वही बोल रहा हूँ, अरे टेंशन मत लो, मेरा ऑफिस देख रहे हो, ये सिक्योर्ड है। कल को अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊँ ना, ये बेच के वसूल कर लेना। आप खुश होके चले गए। फिर कोई इन्वेस्टर आया, थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है आपकी तरह, उसने भी कुछ प्रोफेशनली पढ़ाई की है, वो आके बोला सर ये चीज प्रैक्टिकली होगी कैसे? चलो कल को आपने अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अकेला आके बिल्डिंग पे कब्जा कर सकता हूँ क्या? इसको बेच के पैसा रिकवर कर सकता हूँ क्या? ये सब कौन करेगा? और मैं अकेला थोड़ी होऊंगा जिसके पैसे आपने नहीं दिए होंगे, और भी लोग होंगे। फिर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जो पहले आया उसको मिलेगी। तो फिर मैं बोले यहाँ यहीं रह जाता हूँ, मैं कहीं जाता ही नहीं। जिस दिन आप कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करोगे ना, मैं तुरंत प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा। कैसे वर्क करेगा प्रैक्टिकली? तो क्वेश्चन तो सही है ना, आपने भी तो वही पूछा। इसके लिए क्या होता है, कंपनी एक कोई प्रोफेशनल एंटिटी, जैसे बैंकिंग कंपनीज होती है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, ये सब एंटिटीज को कंपनी खुद हायर करती है। अब क्योंकि मुझे आप सबसे पैसा चाहिए, तो मुझे आपका ट्रस्ट जीतना है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, सेफ है, मैं सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा हूँ, डरो मत। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोफेशनल इंटरमीडियरी को हायर करूंगा, उसके साथ एक अग्रीमेंट करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई आपको इनका ट्रस्टी बनना है। तो बोलेगा भाई ट्रस्टी बनने का मतलब क्या है? तो भाई ये 500 लोग हैं, अगर कल को मैं मेरी प्रॉपर्टी बेचना चाहूँ या गिरवी रखना चाहूँ इनके फेवर में, तो रखूंगा। अगर मैं डिफॉल्ट कर दूं, मैं डिवेंचर के पैसे रिटर्न ना कर पाऊँ, तो आप इन सब के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी का पोजीशन मुझसे ले लेना, उसको सेल ऑफ करना, सारे पैसे इकट्ठे करना और इन सब में बांट देना। और इनके साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। आप और मैं एक अग्रीमेंट कर लेते हैं इसको लेके। अब वो जो इंटरमीडियरी है, मान लो हमने आईसीआईसीआई बैंक के साथ ये अग्रीमेंट किया, तो आईसीआईसीआई बैंक को हम यहाँ पे बोलेंगे डिवेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? केयर टेकर, जो किसी के बिहाफ पे केयर टेकिंग कर रहा है। तो आप सबका एक केयर टेकर मैंने अपॉइंट कर दिया, दैट इज अ डिवेंचर ट्रस्टी। अब आईसीआईसीआई बैंक मुझसे कमीशन लेगी, कोई काम फ्री में नहीं करता है, बैंक कमीशन लेगी, बट कमीशन लेने के बदले वो आपको ये सिक्योरिटी देगी कि देखो अब आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ, कंपनी अलग है, आईसीआईसीआई बैंक अलग है। आईसीआईसीआई बैंक बीच में गारंटर है, वो ये बोल रही है कि हम ट्रस्टी है। कल को अगर ये कंपनी आप सबका पैसा नहीं देगी तो प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, उसको बेचना, उसका पैसा इकट्ठा करना, आप सब में पैसा बांटना, ये काम कौन करेगा? आईसीआईसीआई बैंक करेगी एज ए ट्रस्टी। अब आप और ज्यादा सेफ हो गए कि चलो कोई बीच में है जो ये काम करके देगा, तो हम में से किसी को वहां जाके कब्जा नहीं करना है। नहीं तो फिर एक आया कब्जा करने तो बाकी लोग उस पर भी डाउट करेंगे कि कल को तूने सारे पैसे रख लिए तो ऐसे कैसे होगा, तो डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। इससे बेटर है कोई न्यूट्रल एंटिटी हो जो ये काम प्रोफेशनली करे, तो आप सारे डिवेंचर होल्डर्स जो है वो सेफ। तो लॉ में हर चीज का एक प्रोविजनिंग किया गया जिससे इन्वेस्टर्स के माइंड में कभी भी ये पॉइंट नहीं होना चाहिए कि यार हमारे साथ तो कभी भी फ्रॉड हो जाएगा और ये सब पैसे बनाने वाली स्कीम है, अपने को पैसा लगाना नहीं। क्योंकि एक बार ऐसा मार्केट हो गया तो क्या इक्विटी, क्या डिवेंचर, कोई पैसा ही नहीं लगाएगा और फिर बिजनेस चलेगा कैसे? तो जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवेंचर से कम है तो वो डिवेंचर इशू कर सकते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है, दो चीजें, वो पॉइंट वैल्यूएशन की बात अलग होगी। अभी ऐसा है कि ये प्रीमाइसेस की वैल्यू 1 करोड़ है और मुझे सिक्योर डिवेंचर्स इशू करने हैं,
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रेज कर सकता हूँ उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट? 1 करोड़। जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उतना ही लोन मिलेगा ना। ये जो वैल्यू इसका डिबेंचर 1 करोड़ देगा, 1 करोड़ की डिबेंचर देगा और इंटरेस्ट उस पे मान लो 2-3% और व्हाटएवर फीस रहता है, तो वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है इन फ्यूचर जितना वो बढ़ गया प्रॉपर्टी की। साथ में वो वाला अमाउंट हाँ, करके वैल्यूएशन देखेंगे या फिर सिर्फ जितना डिबेंचर है उसका वैल्यूएशन देखेंगे? ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल है। प्रैक्टिकली कैसे होगा कि भाई ये जगह अगर 1 करोड़ की है तो मैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करूंगा तो 1 करोड़ से कुछ कम वैल्यू के ही करूंगा, क्योंकि जो आप लोग हो मनी लेंडर्स और जो ट्रस्टी है वो भी तो इवैल्यूएशन करते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हो, सपोज ये प्रीमाइसिस मेरी है, मैं इसको बैंक के पास गिरवी रख के लोन उठाता हूँ, इस प्रीमाइसिस की आज की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, क्या बैंक मुझे पूरा 1 करोड़ का लोन देगी? कुछ परसेंटेज कम ही देगी। अब वो कुछ परसेंटेज कितना होगा वो वेरिएबल है, 20% कम हो सकता है, 30% कम हो सकता है, 40% कम हो सकता है। अच्छा, असेट क्लास पे भी डिपेंड करता है। सुनो ध्यान दो, प्रॉपर्टी वाले केस में असेट क्लास डिफरेंट है, शेयर सिक्योरिटी वाले केस में इट इज डिफरेंट सिनारियो। गोल्ड अगर आप किसी के पास गिरवी रख के पैसा उठाते हो तो सिनारियो डिफरेंट है, कहीं 15% कटता है, कहीं 25%, कहीं 40%। मार्केट सिक्योरिटीज में तो 50 से 40% तक कट जाता है। अगर मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर है, मैंने बैंक को बोला मेरे शेयर गिरवी रख लो ना, अच्छी कंपनी के शेयर है, उसके बदले कुछ पैसे दे दो, तो बैंक वाले सिर्फ 50% तक का ही लोन देते हैं। मतलब 10 लाख के शेयर के सामने मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा? 5 लाख। क्यों इतना गैप रखा है उन्होंने? क्योंकि मार्केट है, कभी भी शेयर मार्केट में आपके शेयर का प्राइस गिर सकता है, तो वो लोग रिस्क का मार्जिन लेके चलते हैं। बट ये अगर मैं उनसे गोल्ड लोन लेने जाता हूँ तो गोल्ड लोन मिलता है 85 to 90%, क्योंकि गोल्ड की सिक्योरिटी ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू अ शेयर, तो वहाँ पे रेशियो अलग अलग है। ये सारी बातें डिबेंचर्स के केस में भी इवैल्यूएट की जाती है कि कितने रुपए के डिबेंचर्स हैं और कितने रुपए की सिक्योरिटी है। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई तो फिर डिबेंचर्स पार्टली सिक्योर्ड हो गए, आपके डिबेंचर्स का पूरा हिस्सा सिक्योर्ड नहीं है, एक हिस्सा सिक्योर्ड हो गया, एक अनसिक्योर्ड हो गया। और अगर उल्टा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और डेट की वैल्यू कम है, तो आपके शेयर्स फुल्ली सिक्योर्ड है। भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और मैंने आपसे डिबेंचर के नाम पे से 70 लाख रुपए लिए हुए हैं, तो मोर और लेस ये प्रॉपर्टी 10-20 लाख कम में भी बिकी तो भी आपके सबके पैसे मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन तो वेरी कर ही सकता है, बट बेसिक बात यह है कि सिक्योरिटी रखी जाएगी, तो उसके लिए एक इंटरमीडियरी भी रखा जाएगा जो आप सबके बिहाफ पे मेरे साथ डील करेगा। तो जब डिफॉल्ट होगा ना, तो आप लोगों को मेरे साथ कोई ट्रांजेक्शन करने आने की जरूरत नहीं है, वो ट्रस्टी करेगा। वो ट्रस्टी भी मैं ही अपॉइंट करके दे रहा हूँ कि कल को कुछ हुआ तो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो आपको सेफ फील होगा कि नहीं यार, कंपनी जेन्युइन है, हमारे लिए ट्रस्टी अपॉइंट करके दिया, उसको कमीशन पे कर रही है, उसके साथ अग्रीमेंट किया, अब और क्या चाहिए? तो पैसा देने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है कैसे वर्क कर रहा है? ठीक है, तो ये सब बेसिक कंडीशंस है अबाउट डिबेंचर्स। अब हम इस चैप्टर में यहाँ पे अकाउंटिंग वे में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको समझना है। डिबेंचर्स को इशू करते टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर डिबेंचर्स के आपको पता है कि भाई लाइफ जो है वो तो लिमिटेड है, तो डिबेंचर वापस भी लेने होते हैं, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन की एंट्रीज क्या होंगी? जब तक डिबेंचर्स आप होल्ड कर रहे हो तब तक मैं आपको रेगुलर इंटरेस्ट देता रहूंगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट के भी कुछ ट्रांजेक्शन आएंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी ट्रीटमेंट जो है वो हमें इस चैप्टर में देखनी है। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि जो आपने शेयर कैपिटल पढ़ा है, एंट्रीज का फॉर्मेट काफी हद तक 90% सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। जहां आप शेयर कैपिटल लिखते हो उसके बदले आपको क्या लिखना होगा? डिबेंचर्स लिखना होगा वैसा। और क्योंकि डिबेंचर्स का एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है तो उसका नाम ही वैसे हो जाएगा, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स वैसा। और अपने इक्विटी शेयर कैपिटल विदाउट एनी परसेंटेज लिखते थे। तो सब बेसिक डिफरेंसेस है, वो हमें देखना है। तो थियोरेटिकली तो हमने समझा इसको, एंट्री वाइज जो टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ एंट्रीज खाली फॉर्मेलिटी के लिए वापस से रिकॉल करा देता हूँ, फिर उस पर अपने सम स्टार्ट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखें। आज मैं आपको कुछ प्रिंटेड कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कल ही प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत बेस बताना है, एक चैप्टर का ओवरव्यू हो जाए ना, फिर अपने कैलकुलेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो वापस से वही 3 कैटेगरी है, एट पार, एट प्रीमियम और यहाँ पे एट डिस्काउंट चलेगा। शेयर्स के केस में एट डिस्काउंट नहीं होता, वो हमने देखा था, बिकॉज कंपनीज एक्ट मना करता है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपनी अगर चाहे तो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है और रिडेम्पशन पार पे हो सकता है। वो तो कंपनी का लॉस है ना, इन्वेस्टर को तो पूरा पैसा वापस मिल ही रहा है, ये पॉइंट है। अब अगर पार वाला केस होगा तो बेसिक जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? बैंक टू डिबेंचर्स, अपने मान लेते हैं 12% है इंटरेस्ट रेट, तो सिंपल एंट्री है बैंक टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें भी आपको वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट नेट एंट्री आने वाली है
डिबेंचर में वो लोग उतना डेप्थ में जाते नहीं है, कोई सम्स में चले भी गए तो सेम इफेक्ट रहेगा, वही पहले एप्लीकेशन आएगा फिर अलॉटमेंट करेंगे सेम वे, तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा एट प्रीमियम होगा तो क्या डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस का अमाउंट जो है सेम सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। और यही अगर बाई चांस आपने डिस्काउंट पे इशू किया जो कि लीगल है, तो फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो एट पार प्रीमियम डिस्काउंट वाली एंट्री जो है बहुत ही बेसिक और बहुत क्विकली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। बोलो ये बात समझ आ रही है? बाकी इस पर इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रिप आ जाएगी। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताओ, क्लियर हो रहा है? अब मुझे इसमें कुछ आपको नई चीज़ें बतानी है जो इससे ऊपर के लेवल की, क्योंकि ये सारा पार्ट तो रिपीटेशन ही चल रहा है। डिबेंचर्स को इशू करते टाइम, जब भी डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ना, तभी हमें ये देखना होता है कि डिबेंचर्स जब रिडीम होंगे तो रिडेम्पशन कैसे होगा। अब जैसे इशू में ये 3 ऑप्शंस है, वैसे रिडेम्पशन में भी तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, रिडेम्पशन एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। ये पॉसिबल है या? मतलब आज मैंने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए पे और मैं रिडीम भी करने वाला हूँ 100 रुपए पे, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। एक है मैंने इशू किया है 100 रुपए पे लेकिन मैं रिडीम करने वाला हूँ 105 पे, तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद है या नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि मुझे 5 रुपए आपको ज्यादा लौटाने पड़ेंगे। ये जो लॉस है ये सर्टन है ना कि होने वाला है। अच्छा ये बात मुझे आपको कब बतानी है? डिबेंचर इशू करते टाइम बतानी है कि रिडेम्पशन पे बताऊंगा तो चलेगा कि कितना पैसा आपको वापस मिलेगा? ये क्लैरिटी कब करनी पड़ेगी? इशू करते टाइम बताना पड़ेगा ना। तो अगर आज मैं आपको डिबेंचर ऑफर कर रहा हूँ तो आई क्लैरिफाई कि भाई 100 रुपए का है, एट पार इशू कर रहा हूँ, दिस विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 years एट ₹105। ये तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ये 5 रुपए का खर्चा मेरा आज लॉक हो गया कि मुझे आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने ही लौटाने हैं, दिस इज अ लॉस। तो ये लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब करूं, अभी करूं या 5 साल के बाद? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं आप? कोई ऐसा प्रिंसिपल है इसके लिए? याद करो ना, क्या बोलते हैं, वर्ड याद करो। कोई ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? वो इंटेंजिबल्स का है, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, कुछ ऐसा एक टर्म है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर लॉस होने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, और इनकम जब एक्चुअल में रियलाइज होगी तब रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एक टर्म है, मैंने आपको पूरा बोला। हाँ, फिल इन द ब्लैंक ही बना दिया मैंने इसको। वो वर्ड बता दो अगर याद आ रहा है तो। प्रूडेंस, प्रूडेंट या कंजर्वेटिज्म, ये 2 टर्म्स थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपने गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म ये सब पढ़ा होगा। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर नुकसान जब सर्टन हो चुका है कि होने ही वाला है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो, इनकम जब आएगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे, उसकी जल्दी मत करो वैसा है। तो यहाँ पे हम उस चीज का यूज करने वाले हैं कि आज 100 रुपए पे डिबेंचर इशू करते टाइम मुझे पता है कि फ्यूचर में 105 लौटाना है, तो ये 5 रुपए का हिसाब मैं जर्नल एंट्रीज में आज करूंगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। 100 रुपए का डिबेंचर मैंने इशू किया और रिडेम्पशन होगा डिस्काउंट पे 90 रुपए पे, चलेगा? ये ऐसा होता है? आप लोगों ने जब डिबेंचर्स की एंट्री की तो कहीं रिडेम्पशन या डिस्काउंट वाला इफेक्ट दिया था क्या? 100 रुपए पे डिबेंचर बेचा, 90 पे वापस लिया, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट, ऐसी एंट्रीज होती है या ऐसा कभी ट्रांजैक्शन होता है? किया है आप लोगों ने? रिडेम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होता है, इशू एट डिस्काउंट होता है। रिडेम्पशन एट डिस्काउंट आपने कभी किया भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, सही है, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। सामने वाला क्यों मानेगा? अब मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिया, आप इसको जनरली समझो ना, टेक्निकलिटी छोड़ दो। मैं बोला 100 रुपए उधार दे दो, अरे हाँ सर ले लो, उसमें क्या हुआ? तो मैं बोला मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा। बोला कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। आपने 100 रुपए दे दिए। अब जब मैं आपको पैसा लौटाने आया, मैं बोला लो ये 90 रुपए। बोले सर 90 रुपए, हमने तो आपको 100 रुपए दिए थे। अरे बोले चलता है ना, अभी ठीक है 90 रुपए रख लो ना, कोई बात नहीं। तो चलेगा ऐसा, मान लोगे? किसी को आपने उधार दिया तो उसकी ड्यूटी बनती है ना कि आपके पूरे पैसे लौटाए। उल्टा कुछ ऊपर ऑफर करे कि यार मैंने आपका पैसा इतने दिन यूज किया, कुछ पे करना है। आपने बोला नहीं सर ऐसे इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं है, जो आपने लिए थे वापस करो तो बहुत है, पर मैं 100 रुपए से कम पैसा लौटाऊंगा तो आप मानोगे? अग्री नहीं करोगे। तो रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट का मतलब तो वही हो गया कि कंपनी जितना उधार ले रही है उतना पूरा पैसा नहीं लौटा रही, कुछ पैसा कंपनी ने अपने पास ही रख लिया। तो ऐसा तो होता ही नहीं ना, उधार देने वाला कम पैसे क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो रिडेम्पशन एंड डिबेंचर वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये मतलब डिस्काउंट वाला, वो प्रैक्टिकली कहीं वर्क करता नहीं। तो ये चीज आपको कॉम्बिनेशन में देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। इशू किया मैंने प्रीमियम पे 105 पे और रिडीम किया पार पे, ऐसा तो हो ही सकता है। प्रीमियम मतलब वो मेरी गुडविल के लिए आपने दिया ना कि भाई वैल्यूएशन ज्यादा है, आप देने को रेडी हो, बट पैसा तो मैं आपका फेस वैल्यू पे लौटाऊंगा, ये पॉसिबल है। तो ये 5 रुपए अपना
सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये तो वही एंट्री जो अपने करते हैं, इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम भी किया प्रीमियम पे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, आमने सामने प्रीमियम सेटल हो जाएगा। इसमें ये भी कोई गारंटी नहीं कि प्रीमियम का अमाउंट सेम होगा। हाँ, तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम, ये भी एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। प्रीमियम का अमाउंट भी प्लस माइनस हो सकता है, 105 पे इशू किया, 110 पे रिडीम कर रहे हैं, उल्टा भी पॉसिबल है, तो ये सब चीजें हो सकती है। प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं, हो पाएगा ये? नहीं, डिस्काउंट पे रिडीम करने वाला ऑप्शन ही नहीं। लेकिन तीसरा, मैं इशू कर रहा हूँ डिस्काउंट पे, ये पॉसिबल है। मैंने आपसे 90 रुपए मांगे, आपको 100 रुपए लौटाए, तो आप तो खुश हो ना, आपका कहाँ नुकसान है? तो ये पॉसिबल है। अच्छा, इशू कर रहा हूँ डिस्काउंट पे, रिडीम कर रहा हूँ प्रीमियम पे, पॉसिबल है। इसमें किसका नुकसान है, कंपनी का या बोरोवर का, मतलब लेंडर का या कंपनी का? कंपनी का ही नुकसान है, डबल नुकसान नहीं हो गया? जो डिस्काउंट दिया 10 रुपए वो तो गए, 5 रुपए और प्रीमियम लौटाने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है, इसमें कहीं कहीं लॉस का इफेक्ट दिख रहा है। प्रूडेंस अप्रोच ये बोलती है कि लॉस का इफेक्ट आपको आज ही दे देना चाहिए जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। तो हम इस टॉपिक को फॉर्मली नाम देंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आप लिखते भी जाना साथ में, पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिख लो तो भी चलेगा, बट एंड में लिख लेना। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसमें हम ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेने वाले हैं, जहां पे इशू एक प्राइस पे होगा, रिडेम्पशन दूसरे प्राइस पे। पहला कॉम्बिनेशन है इशू एट पार और रिडेम्पशन एट पार। सारी एंट्रीज एक बार लिखवा देता हूँ, कुछ अमाउंट भी अज्यूम कर लेते हैं। इसकी बेसिक एंट्री ही रहेगी, इसमें कोई लॉस वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो बैंक टू डिबेंचर्स, शॉर्ट रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें हमने अननेसेसरी नहीं लिखे। इशू किया पार पे, रिडीम किया पार पे, ये बात आपको पता है, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं समझा है। दूसरा कॉम्बिनेशन देख लो, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। 100 रुपए पे आज डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, 105 आपको लौटाऊंगा। अब मुझे पता है कि यहाँ मेरा लॉस होने वाला है, इस लॉस का ट्रीटमेंट आज ही कर देंगे। तो भाई बैंक में तो पूरे 100 रुपए आ ही रहे हैं, जो 5 रुपए का नुकसान है उसको हम मेंशन करेंगे एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और कितना लॉस है, 5 रुपए। सामने फेस वैल्यू जाएगी डिबेंचर अकाउंट में, और ये प्रोविजन बनेगा, उसको नाम देंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 5 रुपए। नहीं, अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइटिंग ऑफ आगे होगा। यहाँ पे हम प्रोविजन बना रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 5 रुपए का लॉस आज ही रिकॉर्ड करके ये 5 रुपए इस प्रोविजन में साइड पे रख रहा हूँ। ये पैसा कब काम आएगा, जब डिबेंचर्स इन फ्यूचर रिडीम होंगे, रिडेम्पशन पे 105 देने पड़ेंगे ना, तो यही दो एंट्रीज डेबिट होंगी। डिबेंचर डेबिट होगा, ये प्रोविजन 5 रुपए का डेबिट होगा, सामने एंट्री होगी टू बैंक 105 रुपए। ये 5 रुपए मैंने आज मेरे प्रॉफिट में से साइड पे निकाल के पहले ही रख लिए। ये जो एंट्री आपको दिख रही है ना, ये इन फ्यूचर जाके पीएनएल में क्लोज हो जाएगी। ये एंट्री ना साल के एंड में ऐसे दिखेगी, पीएनएल टू लॉस ऑन इशू। तो लॉस अल्टीमेटली पीएनएल में चला गया, और ये जो एंट्री है रिडेम्पशन के टाइम पे काम आएगी। रिडेम्पशन की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 105, खत्म। ये फ्यूचर में एंट्री होगी। अभी हम आज क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, लेकिन इशू करते टाइम ही हम वो लॉस को कंसिडर करके उसको इफेक्ट दे रहे हैं, ये आपको समझ में। ये पार्ट अभी एक्स्ट्रा है, इसको नहीं लिखोगे चलेगा, इसी बात को समझाने के लिए। चलो, ये बात क्लियर हो गई। तो ये आपके 2 केसेस जो है यहाँ पे कवर हो गए, टोटल ऐसे 6 केसेस बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला, इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार। 105 पे इशू किया, 100 पे रिडीम करेंगे, तो यहाँ तो बचत ही हो रही है अपनी, कुछ देना थोड़ी ना एक्स्ट्रा किसी को। तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, एंड तीसरा है
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 105 रुपये आए थे, 100 रुपये डिबेंचर के हेड में, 5 रुपये प्रीमियम के। समझ आ गया? बेसिक एंट्री, इसमें भी कोई लॉस वाला पार्ट है ही नहीं। फोर्थ केस जो है आपका इशू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। इसमें मैं अभी कुछ एंट्री लिखवा नहीं रहा हूँ अंदर, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं। देखो 105 के सामने 105, 105 के सामने 110, 110 के सामने 105, ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं सेम रेट पे रिडीम कर रहा हूँ, ज़्यादा दे रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, दैट डिपेंड्स। उस हिसाब से एंट्रीज फ्लक्चुएट करेंगे, वो सम्स में अपन डायरेक्टली देख लेंगे तो भी चलेगा। तो अभी आप इतना लिख के रखोगे ना तो काफ़ी है। बोलो, बात क्लियर हुई? कुछ पूछना हो यहाँ तक किसी को, कुछ नहीं समझ आ रहा हो? क्लियर है सारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो केस है, इशू एट डिस्काउंट 90 और रिडेम्पशन एट पार दैट इज 100। अब यहाँ पे लॉस आ रहा है तो लॉस का इफेक्ट पहले ही दे देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू रिडेम्पशन एट पार है तो पूरा पैसा कहाँ पे जाएगा? डिबेंचर्स में। बैंक में कितना है? 90 रुपीज़ है, लॉस कितना हुआ? 10 और डिबेंचर में गए 100, ये होगा। अभी जो लॉस ऑन इशू मैंने लिखा है ये वाला, इसको ना कितनी बार आप डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी लिखो। पर मैं एक ही कॉमन नेम यूज करवाता हूँ, लॉस ऑन इशू, क्योंकि उसका रीजन है कहीं ना कहीं आगे जाके इसका एक इफेक्ट आएगा जो मैं आपको तब समझाऊंगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप ये कैलकुलेट करके चलो काफी। और लास्ट वाला केस, इशू एट डिस्काउंट 90, रिडेम्पशन एट प्रीमियम दैट इज 105। देखो यहाँ आपके दो टाइप के लॉस हो रहे हैं। एक तो जो आपने डिस्काउंट दिया 10 रुपए का नुकसान वो, और एक जो आपने प्रीमियम पे किया 5 रुपए का नुकसान वो। टोटल लॉस कितना हो रहा है? 15 रुपीज। इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास दोनों ऑल्टरनेटिव्स है। आप ये दोनों लॉसेस को अलग अलग नाम से दिखाओ या फिर दोनों को कंबाइन करके एक नाम से दिखा दो, दैट इज योर कॉल। अगर आप अलग अलग नाम से दिखाना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट जो 90 रुपीज आए हैं वो, एक आपने डिस्काउंट दिया है, इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू, ये हो जाएगा 10 रुपये। दूसरा वो प्रीमियम वाला लॉस, तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू, ये हो जाएगा 5 रुपये। सामने टू डिबेंचर्स में तो हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें बनेगा रिजर्व, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना? 5 रुपये। समझ आ रही? तो हमने क्या किया, ये जो प्रीमियम वाला लॉस है वो अलग से दिखा दिया, और जो डिस्काउंट वाला लॉस है वो अलग से दिखा दिया। आपके पास ऑल्टरनेटिव है, आप ये दोनों को एक ही नाम से दिखा सकते हो, लॉस ऑन इशू, और अमाउंट कितना? 15 रुपये। ये ऑल्टरनेटिव है। आपने आगे लॉन्गर टर्म में ये फॉलो करेंगे, क्योंकि फिर जब इसको रिवर्स करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, तो एक अकाउंट हो तो काफ़ी ईजी रहता है, क्योंकि दोनों फिर PNL में जाते हैं। तो राइट ऑफ करते टाइम फिर दोनों क्रेडिट करो, फिर प्रपोर्शन में लोगे या कैसे करोगे, कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटर है तो दोनों लॉसेस ही आप एक ही नाम से यूज कर लो, 15 रुपीज, तो वो वाला सॉल्यूशन ज्यादा काम आता है। क्लियर? ये पॉइंट पता चला? तो ये सारे ऑप्शंस है कि टर्म्स ऑफ इशू कैसे होता है। अब आगे जब हम बढ़ेंगे कल इस पर तो कुछ सम सॉल्व करेंगे, और इसके बाद बाकी के टॉपिक्स जो है वो ऐड ऑन करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ नहीं समझ आया, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हुआ? तो ये सारा नोट कर लो, एक बार कर लिया, पीछे का है बाकी। अगर आपको चाहिए तो इसको स्कैन भी कर सकते हो।